Hello students, welcome to the mathematics class of 7 Star Convent School. Students, today we will discuss about curve. Okay? तो अब हम देखेंगे कर्व क्या होता है, कर्व के कुछ और भी यहाँ पे उनके टाइप्स हैं, वो क्या होते हैं, पॉलीगॉन क्या होता है और एंगल्स क्या होते हैं। तो ठीक है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं कर्व क्या होता है। सबसे पहले तो एक चीज आप जान लो, कोई भी ऐसी लाइन जो सीधी ना हो तो उसको हम बोलते हैं कर्व। ठीक है, यानी कैसी भी लाइन बनी हो उसको हम बोलेंगे कर्व। अगर वो सीधी नहीं है तो, अगर वो स्ट्रेट है तब तो वो स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी, लेकिन अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। यानी कैसी भी बेंड हुई लाइन को हम बोलते हैं कर्व। अब यहाँ पे देखो, ये लाइन आपकी स्ट्रेट जैसी लग रही है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और अगर कोई ऐसी ये भी एक स्ट्रेट लाइन में आएगी, थोड़ा कर्व लाइन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेंड हुई है तो ये कर्व लाइन है। तो कोई भी ऐसी लाइन जो कहीं से भी बेंड हुई है, जो एक तो होता है कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी जो सीधी लाइन होगी उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। और कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं या कुछ ऐसी लाइंस होती है जो सीधी नहीं होती, वो किसी भी वजह से टेढ़ी हो जाती है कहीं से भी, या कुछ घूम जाती हैं, या वो सीधी नहीं रहती, तो ऐसे को हम बोलेंगे कर्व। ठीक है, कर्व यानी जो भी लाइन स्ट्रेट नहीं है वो सिंपली कर्व है। ठीक है, अब कर्व में देखो कुछ ऑप्शंस होते हैं, यानी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कैसे होते हैं, ऐसे कर्व जो कि अपने आप को क्रॉस नहीं करते उनको हम कहते हैं सिंपल कर्व। ठीक है, यानी मान लो जैसे कि ये एक कर्व है, ठीक है, लेकिन ये अपने आप को क्रॉस करके चला गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे डिजाइन कर दूं कि ये एक कर्व है और ये देखो ये एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, लेकिन इसने अपने आप को क्रॉस कर दिया तो ये सिंपल कर्व में नहीं आएगा। ये कैसा आएगा, ये आएगा सिंपल कर्व। यानी ऐसे कर्व जो अपने आप को क्रॉस नहीं करते वो आते हैं सिंपल कर्व। ठीक है, अब इसके बाद हमारी सेकेंड हेडिंग आ जाती है, इसमें ओपन कर्व क्या है, ऐसे कर्व जो पूरे जुड़े हुए नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं ओपन कर्व। जैसे इसी कर्व को ले लेते हैं, तो देखो ये यहाँ से गया ऐसे और उसके बाद वापस आके इधर घूम गया, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ा हुआ नहीं है, ब्रेक है रास्ता, यहाँ पे इसका रास्ता ब्रेक है, ये यहाँ पे ब्रेक है, तो ऐसे कर्व को हम बोलेंगे ओपन कर्व। ठीक है, जिनका रास्ता कहीं ना कहीं से ब्रेक होगा उनको बोलेंगे ओपन कर्व। ठीक है, अब ऐसे कर्व होंगे कुछ जो जुड़े हुए भी हो सकते हैं, सपोज ऐसे ऐसे करके ऐसे, ये देखो ये जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे क्लोज कर्व। ठीक है, ऐसे कर्व जो कहीं ना कहीं से जाके आपस में वापस से जुड़ जाते हैं इनको हम बोलते हैं क्लोज कर्व। ठीक है, तो अब आप समझ गए ओपन कर्व क्या है, क्लोज कर्व क्या है, सिंपल कर्व क्या है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर। हमें क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो तीन वर्ड आते हैं, ये आपको हमेशा परेशान करेंगे, इसलिए इनको यहीं पे समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर, एक होता है बाउंड्री। और ये क्या है, इनको बहुत बहुत ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, ना सिर्फ कर्व में, बल्कि आप जो भी कभी एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे इस चैप्टर में, आगे की अभी एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो उसमें भी इनको पूछा जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक क्लोज कर्व है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्लोज कर्व है या क्लोज फिगर है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, यानी एक तो ऐसा होगा जो कोई भी ऐसा पॉइंट जो इस कर्व के बाहर होगा, सपोज एक पॉइंट है जो बाहर आउटसाइड में है। ठीक है, और एक या तो ऐसा हो सकता है पॉइंट जो इसके कहीं अंदर होगा, बी, और एक कंडीशन और बन सकती है जो कि हम ये कह सकते हैं कि इस कर्व की बाउंड्री पर होगा। यानी कोई तीन जगह पे चीजें हो सकती हैं, या तो कोई इसके बाहर होगा, या तो अंदर होगा, या तो बाउंड्री पे होगा। इसके अलावा फोर्थ कंडीशन इसमें बनती नहीं है। तो आप हमेशा याद रखो, किसी भी कर्व में या किसी भी फिगर में तीन कंडीशन बन सकती हैं, या तो इंटीरियर, या तो एक्सटीरियर, या तो ऑन द बाउंड्री। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स, जैसे ये पॉइंट ए है जो कि बाहर के साइड है, आउटसाइड है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, यहां से आप समझ लो जो बाहर है वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। यानी कभी कोई पूछेगा कि आप बताओ एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है, तो आप बोल दोगे पॉइंट ए। अगर और भी पॉइंट होते हैं जो बाहर होते हैं तो वो सारे एक्सटीरियर में चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा आता है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब है जो अंदर है पॉइंट, यानी पॉइंट बी, इसको हम कह सकते हैं इनसाइड। ठीक है, यानी जो अंदर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट बी, यानी कि वो हो जाएगा इंटीरियर।
जो अंदर है वो हो जाएगा इंटीरियर। इसके बाद एक तीसरी कंडीशन जो बनती है बाउंड्री की, यानी कि वो हो जाएगा पॉइंट सी, यानी ऑन द बाउंड्री। हम ये कह सकते हैं कि ऑन द बाउंड्री है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, और भी पॉइंट दे देगा। अगर आपको और भी हो सकता है, यहाँ पे दे दे डी, यहाँ पे दे देगा ई, यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा एफ, यहाँ पे हो गया जी, यहाँ पे हो गया एच। अब आपसे पूछेगा कि आप जरा बताओ कौन से पॉइंट ऑन द बाउंड्री है, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे सी ऑन द बाउंड्री है और एच ऑन द बाउंड्री है। अगर आपसे पूछेगा कौन सा पॉइंट इंटीरियर है, तो इंटीरियर में कौन कौन सा है? एक एफ है और एक बी है, ठीक है। और एक्सटीरियर में कौन कौन सा है? एक्सटीरियर में जी, ई, डी, ए, ये सारे एक्सटीरियर में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आनी बहुत जरूरी है कि इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है। ये आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। नेक्स्ट हेडिंग हमारी कहती है पॉलीगॉन। स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन को समझना बहुत ही आसान है। अभी तक हमने देखा कर्व में हम कह सकते थे कोई भी ऐसा फिगर जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से बना हुआ है वो हो जाएगा कर्व, ठीक है। पॉलीगॉन में एक खास बात होती है, इसमें सारी लाइनें स्ट्रेट होती हैं, ठीक है। यानी एक ऐसा फिगर जो स्ट्रेट लाइनों से बना है उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। डजंट मैटर कि कितनी लाइनें हैं कितनी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी लाइनें हैं उसमें कितनी नहीं। बस ये चीज आप याद रखो कि अगर वो सारी की सारी लाइनें स्ट्रेट होंगी, देखो इस फिगर में सारी लाइनें स्ट्रेट हैं, तो ऐसे फिगर को हम बोलते हैं पॉलीगॉन, ठीक है। सारी स्ट्रेट लाइनों से बने हुए फिगर को बोलेंगे पॉलीगॉन। अगर लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं, यानी उसकी कोई लाइन का पता ही नहीं चल रहा कहां से कहां तक है, तो वो कर्व हो जाएगा, ठीक है। अब पॉलीगॉन के भी कुछ पार्ट होते हैं। पॉलीगॉन में सबसे पहली चीज होती है जैसे कि साइड। अब ये साइड क्या है? यानी जो पॉलीगॉन में आप देखोगे एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन, अगर हम एक लाइन सेगमेंट को अलग करें जो स्ट्रेट होती है तो इसको हम बोलेंगे साइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको नेम दे दे तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई, ठीक है। ये पॉइंट है, यानी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट। अब आपसे कोई कहेगा साइड क्या है, तो साइड देखो ये है ए बी साइड है, इसको आप ए बी साइड कह सकते हो। ये हो गया बी सी साइड, सी डी साइड हो गई, डी ई साइड हो गई, ई ए साइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये साइड है, यानी जो भी किसी भी पॉलीगॉन की आउटर बाउंड्री को फिक्स करती है और स्ट्रेट लाइन रहती है तो उनको हम बोलते हैं साइड, ठीक है। इसके बाद आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कॉर्नर्स, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। अब जैसे ये है ए पॉइंट तो इसको वर्टेक्स बोलेंगे, ये वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ये यानी जितने भी कॉर्नर्स होंगे उनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे इस फिगर में हमने देखा कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 5 वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो ये हो गए वर्टेक्स। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स दरअसल फिगर के बीच में से जाने वाली लाइनें होती है। जैसे ए से अगर हम बी पॉइंट तक जाएंगे तो ए के जस्ट बाद बी है, ये तो साइड हो गई, लेकिन ए से अगर हम सी डायरेक्ट जाए तो ये जो डायरेक्ट जाने में जो एक लाइन बनेगी इसको हम बोलते हैं डायगोनल्स, ठीक है। अगर हम ए से डी तक जाए डायरेक्ट तो इससे एक लाइन फॉर्म होगी, इसको हम बोलेंगे डायगोनल, ठीक है। इसी तरह सभी पॉइंट्स से अगर हम ई से डायरेक्ट सी तक जाए तो एक लाइन बनेगी, इसको हम बोलेंगे डायगोनल। ई से बी तक जाए तो फिर ये भी एक डायगोनल, डी से बी तक जाए तो ये भी एक डायगोनल बन जाएगा। तो यानी कभी अगर हम डायरेक्ट जा रहे हैं फिगर के बीच में से तो वो हो जाता है डायगोनल, और अगर हम कॉर्नर से जा रहे हैं तो वो होती है साइड्स, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि साइड क्या होती है, वर्टेक्स क्या होते हैं और डायगोनल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो कि कहती है एंगल्स। अब देखते हैं एंगल क्या होती है। एंगल बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसको आप समझने के लिए ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो हमने कभी कोई बॉक्स रखा हुआ है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये बॉक्स के ऊपर एक कवर लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि ऐसे बंद है, इसका ढक्कन इसके ऊपर लगा हुआ। अगर हम इस ढक्कन को उठाएं, यानी इस कवर को ऐसे उठा दें तो ये ऊपर वाली लिड जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे। यानी ये हमारा जो संदूक है, ये जो बॉक्स है, अब ये खुल गया, अब अंदर कोई भी चीज हम डाल सकते हैं। तो ये जो खुली हुई है, ये कितना खुली हुई है, इसके बीच में जो ये गैप बन रहा है इसी को हम बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो हमेशा याद रखना एंगल यानी जहां पे दो लाइनें मिल रही होंगी, यानी हम कह सकते हैं दो लाइन सेगमेंट मिल रहे हो और एक ही वर्टेक्स पे अगर मिल रहे हो तो वहां पे बनता है एंगल,
ठीक है। जैसे हम ये कह सकते हैं सिंपल वे में, ये देखो ये यहाँ पे एक वर्टेक्स है, ये मान लेते हैं ये पॉइंट है 3, ये है A, ये है B और ये है C। अब A B C तीनों जो है अगर हम इनको ठीक से देखें तो A B एक लाइन है और B C एक लाइन है, ये दोनों एक जगह पे मिल रही है B पॉइंट पे, और दोनों के मिलने से यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी इसको ही हम बोलते हैं, जो बीच का गैपिंग है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल, ठीक है। अब इस एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल को हम सिंपल या तो ये कह सकते हैं कि ये बी एंगल है, यानी इसको हम बोल सकते हैं एंगल बी, ठीक है। पहला तरीका तो हो गया इसको एंगल बी बोलना, हालांकि ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये आगे जाके ये खराब हो जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं है। तो एक तो तरीका हो गया कि आप इसको बी एंगल बी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको एक और तरीका होता है बोलने का, वो होता है जैसे आप यहाँ से पढ़ रहे हो ना, यहाँ से आप पढ़ो एक किसी भी कॉर्नर से, या तो ए से या तो सी से इसको पढ़ना स्टार्ट करो, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, ए बी सी, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। या फिर हम कह सकते हैं अगर हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें तो बोल सकते हैं एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। तो देखो ये कंफ्यूज मत होना, ये 3 एंगल के नाम नहीं है, ये एक ही एंगल के 3 डिफरेंट टाइप से नाम लिखे जा सकते हैं, यानी हम किसी भी एंगल को ऐसे 3 डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं, या तो उसका सिंपल सा एंगल वो जो लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फिर इसको एक साइड से पढ़ेंगे ए बी सी या फिर सी बी ए, ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। इसमें से ये जो एक अभी मैंने फर्स्ट वाला तरीका बताया, मैंने कहा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, तो ये आगे जाके आपको छोड़ना पड़ेगा, अभी तो आप सिंपली जान सकते हो, लेकिन आगे की क्लासों में आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों, अभी मैं बताता हूँ। ये वाले दोनों हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, इनको आप लंबे समय तक आसानी से यूज कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे इस वाले एंगल को हमें क्यों आगे छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट बेसिकली होता क्या है कि सपोज अगर मान लो हमने ये यहाँ पे एक एंगल बना दिया, ये हो गया एंगल ए बी और सी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, आप इसको बी बोल सकते हो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी में एक और एंगल बन गया, यहाँ पे आ गया डी, तब आप क्या करोगे। अब आपको बोला गया एंगल बी बताओ, तो आपको एक चीज जान लो, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू होगी, दोनों में डिफरेंस होंगे कि नहीं होंगे। ये वाली अंदर वाली वैल्यू जो है दूसरी वाली वैल्यू के बराबर तो नहीं होगी, अलग अलग होगी। यानी अगर अंदर वाले को हम x एज्यूम कर ले, बाहर वाले को y एज्यूम कर ले, तो हम ये कह सकते हैं x जो है y के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे होता क्या है कि अगर हम इसको नेम दे देते हैं एंगल b, तो पता नहीं चलता है कि कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल b ये वाला है या ये वाला है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आगे जाके फेल हो जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन पे हमें एंगल बताना होगा, तो जैसे हमें मान लो ये वाला एंगल लिखना हुआ अंदर वाला, तो हम इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी, या फिर इसको सी बी ए भी लिख सकते हैं। और अगर हमें ये बड़ा वाला एंगल बताना होगा तो हम बोलेंगे ए बी डी, यानी इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी, या फिर डी बी ए भी लिख सकते हैं। या फिर एक और एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, इसको भी हम बता सकते हैं सी बी डी या फिर डी बी सी, ऐसे करके। तो यहां से आपने देखा कि आपने जो सिंगल लेटर वाला एंगल है ना, वो यहाँ पे जाके रॉन्ग हो जाता है, इसलिए आप हमेशा 3 लेटर्स के साथ एंगल को यूज करोगे तो ये कभी रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार बुक में या क्वेश्चन में सिंगल लेटर के साथ इसको दिखा देता है क्वेश्चन, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना, उससे आप जान जाना कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। एंगल के एग्जाम्पल आपके आसपास में बहुत सारे मिल जाएंगे, आप इसको अपने घरों में आसानी से ढूंढ सकते हो, ठीक है। Student, in this class only this much. Further we will continue in the next class. Thank you.